हेलो। हाँ भाई, हाँ लगाया ना, आईपीओ में लगाया, क्या पैसा कमाया यार मैंने। रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति? हाँ, कैसे? 25 दिन में करोड़पति। जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि ये मैं नहीं हूं। मैं आईपीओस में, ज्यादातर आईपीओस में पैसा नहीं लगाता हूं। इनफैक्ट इसीलिए मैंने आईपीओ वीडियोस ना बनाए भी नहीं है। लेकिन एलआईसी का आईपीओ, दिस वाज डिफरेंट। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मुझे इंतजार था कि ये आईपीओ आए और मैं वीडियो बनाऊं, सिर्फ ये बताने के लिए नहीं कि खरीदना चाहिए कि नहीं। हालांकि वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा एंड में कि मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए और लिस्टिंग गेन्स के लिए, दोनों बताऊंगा। लेकिन मेजर पर्पस था ना, ये मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एलआईसी के बहाने मैं आपको इन डेप्थ इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस मॉडल समझा सकूं। और इसके बाद कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, आगे आने वाली हो, जिनका आईपीओ आने वाला है या ऑलरेडी लिस्टेड हो, उसके बिजनेस को ना आप खुद समझ सके। क्योंकि फिनोलॉजी में ना मेरा पर्पस इस चैनल से आपको इंडिपेंडेंट बनाना है। हर बार आप मुझ पे डिपेंडेंट रहो, ये तो पर्पस था ही नहीं। इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। और क्योंकि पर्पस ये है कुछ हट के इन डेप्थ आपको सिखाना, इसलिए वो जो नॉर्मल चीजें हैं ना कि इशू साइज क्या है, प्राइस बैंड क्या है, खुलेगा कब, बंद कब होगा, उसके लिए हमारी वेबसाइट है ticker.phinology.in पे जाइए। आईपीओ सेक्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इनफैक्ट आर्टिकल्स मिल जाएंगे, रियल टाइम में ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है वो मिल जाएगा, डीआरएचपी मिल जाएगा, बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो जो वेबसाइट पे है वो मैं आपको आज नहीं बताने वाला हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो वेबसाइट्स में नहीं है, यहां है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं फिनोलॉजी, करते हैं एलआईसी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का पूरा एक्सरे। एक जरूरी डिस्क्लेमर, आप ना एज अ कस्टमर, एज अ पॉलिसी होल्डर एलआईसी को पसंद कर सकते हो, ना पसंद कर सकते हो, लेकिन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आज तक ना हम एलआईसी को एज अ कस्टमर सोचते थे, पॉलिसी लेनी चाहिए कि नहीं। एज अ शेयर होल्डर ना हमको एक अलग नजरिए से सोचना है। हम लोग कई बार इन दोनों को मिक्स कर देते हैं कि अगर एज अ कस्टमर अच्छा है तो एज अ शेयर भी अच्छा होगा। एक एग्जांपल से अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, एज अ कस्टमर ना अगर एप्पल अपने आईफोन्स का दाम 50% कम कर दे, मैं बहुत खुश होऊंगा। वाह यार, 80,000 का फोन 40,000 में, आई टेक इट। लेकिन एज अ शेयर होल्डर मैं शायद खुश ना हूं। मुझे डर लगेगा कि अरे प्रॉफिट्स का क्या होगा, इतने कम मार्जिन में एप्पल क्यों काम कर रहा है। तो आप समझ रहे हो ना पर्सपेक्टिव का डिफरेंस। तो आज एलआईसी की जो मैं बात करने वाला हूं ना, वो एज अ शेयर होल्डर करने वाला हूं। उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी लेना सही है कि नहीं, किसी और दिन बात करेंगे। आज ना हम बात करने वाले हैं उन पैरामीटर्स से जिससे एक शेयर होल्डर डिसाइड करता है कि उसको वो शेयर लेना है कि नहीं। जैसे इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं। क्योंकि इन द लॉन्ग रन शेयर कब बढ़ेगा, जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, रिजर्व्स बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले ना हम रेवेन्यू से शुरू करते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू हिस्ट्री कैसी रही है, क्या कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। यहां ना सबसे पहला साइन थोड़ा दुखी करने वाला है, थोड़ा चिंता करने वाला है कि पिछले 8 सालों में ना एलआईसी का मार्केट शेयर लाइफ इंश्योरेंस में 8% कम हो गया है। 8 साल पहले ये 72% के आसपास था, जो अब घट के 64% हो गया। और जिस तरह से बैंकिंग में हुआ कि प्राइवेट प्लेयर्स का मार्केट शेयर बढ़ता गया, कुछ उसी तरीके का इंश्योरेंस में हो रहा है एलआईसी के साथ कि प्राइवेट प्लेयर्स एग्रेसिवली अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं और एलआईसी का मार्केट शेयर कम हो रहा है। तो अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूं, ये बहुत ही वरीइंग साइन है, क्योंकि इंडस्ट्री में रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी है। नए जो प्रीमियम है ना उनमें 17% की ग्रोथ है। यानी ऐसा नहीं है कि पॉलिसी नहीं बिक रही, ये इंडस्ट्री, लाइफ इंश्योरेंस बेचने की इंडस्ट्री 17% पर ईयर से ग्रो कर रही है। और उस मार्केट में एलआईसी मार्केट शेयर खोता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एलआईसी सिर्फ 7% से ग्रो कर रहा है, इंडस्ट्री उसके 2.5 गुना ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है, एलआईसी उस स्पीड से ग्रो नहीं कर पा रहा। इसका रीजन क्या हो सकता है, रीजन भी अपन साथ साथ देखते चलेंगे। एक रीजन जो मुझे समझ में आता है वो ये ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कॉन्फ्लिक्ट। और यहीं पे ना सेकंड पॉइंट भी आता है मार्जिन्स का, कि सबसे कम मार्जिन ना एलआईसी का है। यानी जब कोई पॉलिसी बिकती है तो उससे एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट कितना आने वाला है
वो LIC का है 10%, ज्यादातर प्राइवेट प्लेयर्स का है 20%। ये एक्सपेक्टेशन होती है फ्यूचर में जो प्रीमियम रिसीव होने वाला है उसको आज डिस्काउंट करके, लेकिन एक पॉलिसी जब बिकती है तो प्राइवेट प्लेयर्स ऑन एन एवरेज 20% का मुनाफा एक्सपेक्ट करते हैं, LIC सिर्फ 10% का मुनाफा एक्सपेक्ट कर पाती है। ये क्यों होता है? दो कारणों से। पहला कारण कि ना जो ज्यादा प्रॉफिटेबल सेगमेंट है जिससे फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट होता है वो है प्रोटेक्शन सेगमेंट, जैसे कि प्योर टर्म लाइफ प्लान बेचना, जिसमें कि पॉलिसी होल्डर की फैमिली को पैसा मिलेगा अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है या जो भी प्लान में कवर्ड है। यानी उन प्लान्स में ना रेगुलर रिटर्न्स नहीं मिलते, तो लोग उसमें रिटर्न्स कमाने के लिए इन्वेस्ट नहीं करते, सिर्फ किसी रिस्क से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो प्रोटेक्शन प्लान्स में ट्रेडिशनली ज्यादा मार्जिन होता है। तो यानी जो इंश्योरेंस कंपनी जितने प्रोटेक्शन प्लान बेचेगी, प्योर टर्म प्लान जैसे प्लान्स बेचेगी, उतना ज्यादा उसके फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स होंगे। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, LIC का ना मेजॉरिटी बिजनेस दूसरी प्रोडक्ट कैटेगरी से है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्लान्स, जैसे कि यूलिप बेचना या कोई ऐसी पॉलिसी बेचना जिसमें फिक्स्ड रिटर्न्स मिलेंगे पॉलिसी होल्डर को। यानी हमें लगता है कि LIC इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन उसका मेजॉरिटी बिजनेस, ऑलमोस्ट लगभग सारा बिजनेस ना इन्वेस्टमेंट प्लान वाले इंश्योरेंस प्लान से आता है, जिसमें कि रिटर्न की गारंटी हो। अगर LIC को प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा पॉलिसी होल्डर्स को मिले, या यूलिप हो जो डायरेक्ट मार्केट लिंक्ड हो। तो बहुत सारे लोग ना LIC की पॉलिसी खरीद रहे हैं रिटर्न्स के लिए, उनको पैसा वापस चाहिए या पैसे पे ग्रोथ चाहिए। अब जब कोई इंश्योरेंस कंपनी इस पे डिपेंडेंट होती है ना तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में ना मार्जिन्स बहुत लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में देखा कि 2.25% से ज्यादा कोई भी म्यूचुअल फंड फीस नहीं ले सकता फंड मैनेज करने की। IRDA की भी रेगुलेशंस हैं कि आप यूलिप में एक स्टिपुलेटेड लिमिट से ज्यादा फीस नहीं ले सकते, तो फीस ना कैप्ड है। अब LIC को इस पे फोकस क्यों करना पड़ता है? दो कारण है। पहला कारण यह है कि इंडिया में ना अब तो चलो फिर भी थोड़ी बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी हो रही है, लेकिन इसके पहले तक ना एक प्रॉब्लम था कि इंश्योरेंस को हम लोग ये समझते थे कि ये तो डूब गए पैसे, अगर हमको कुछ नहीं हुआ तो पैसे डूब जाएंगे। माइंडसेट ये था, हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग नहीं कर पाते थे। तो ऐसे में LIC की मजबूरी थी कि अब कस्टमर को अगर इंश्योरेंस से रिटर्न चाहिए ही तो दो, नहीं तो वो पॉलिसी नहीं लेगा। पॉलिसी नहीं लेगा तो वो जीरो प्रोटेक्टेड है। जीरो प्रोटेक्शन से अच्छा है कुछ रिटर्न भी उसको मिल जाए और कुछ कवर भी मिल जाए। तो एक कुछ हद तक LIC की मजबूरी थी, क्योंकि एज कस्टमर्स हम लोग एजुकेटेड नहीं थे। और सेकंड, LIC का ना पूरा डिपेंडेंस, उनकी 93% पॉलिसीज बिकती हैं इंडिविजुअल एजेंट्स के थ्रू। ये किसी भी इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर का ना ये रेशो 40% से ज्यादा नहीं है कि इंडिविजुअल्स उनकी पॉलिसी बेच रहे हैं, इंडिविजुअल एजेंट्स। तो LIC का पूरा बिजनेस डिपेंडेंट है इंडिविजुअल एजेंट्स पे। तो उन एजेंट्स का ध्यान रखना ना LIC के लिए जरूरी है कि वो एजेंट्स की रोजी रोटी चलती रहे। मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूं एजेंट्स को, मैं बस बता रहा हूं कि हर कोई कैसे फंस जाता है और सबकी कैसी मजबूरी होती है। तो LIC की मजबूरी है कि एजेंट्स का ध्यान रखा जाए, क्योंकि वही तो मेहनत करके उनकी पॉलिसी बेचते हैं। अब अगर LIC को यह ध्यान रखना है कि उनके एजेंट्स नाराज ना हो, इसका मतलब क्या है पता है? कि LIC ना बहुत ज्यादा टेक से डायरेक्ट प्लान्स, ऑनलाइन वेब एग्रीगेटर्स के साथ प्लान्स और ऑनलाइन बहुत ज्यादा पुश नहीं दे सकता अपनी पॉलिसीज को। अगर LIC वो करेगा ना कि हमारी पॉलिसी एजेंट से क्यों खरीद रहे हो, ऑनलाइन आके खरीद लो, पॉलिसी बाजार में खरीद लो, कई सारे प्लेटफॉर्म से वहां खरीद लो, तो एजेंट्स नाराज होंगे, उनकी रोजी रोटी पे असर आएगा। और आज भी LIC की 93% पॉलिसी अगर एजेंट बेचते हैं तो एजेंट्स की बात LIC को सुननी पड़ेगी, वो उन्हें नाराज नहीं कर सकती। लेकिन इस चक्कर में ना एक प्रॉब्लम हुआ जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, मार्केट शेयर। इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 17% से, LIC ग्रो कर रहा है 7% से। क्यों? क्योंकि LIC डिजिटल प्रेजेंस है, आप डायरेक्टली उनके प्लान्स ऑनलाइन भी ले सकते हो, लेकिन वो पुश नहीं है, वो कटिंग एज वेबसाइट नहीं है, ऑनलाइन एग्रीगेटर्स में अच्छा प्रेजेंस नहीं है, जिसके कारण ना इंडस्ट्री जो ऑनलाइन ग्रो कर रही है, LIC ऑनलाइन सेगमेंट में उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पा रही, थोड़ा लैग कर रही है, क्योंकि उसका जो मेजर एडवांटेज है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स डेडिकेटेड जिन्होंने मेहनत से इस बिजनेस को बनाया है, उसको पूरी तरीके से नाराज नहीं कर सकती। और यहां एजेंट्स गलत नहीं है, सच में उन्होंने तो LIC को बनाया है ना जो आज LIC है, तो अचानक से आज वो उनको नाराज कैसे कर सकती है? तो एजेंट्स भी गलत नहीं है। लेकिन इन सबके फंसे होने के कारण दो प्रॉब्लम आ रही है। LIC की रेवेन्यू ग्रोथ इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ से स्लो है,
और क्योंकि एलआईसी को फोकस करना या तो पड़ रहा है या वो करना चाहती है इन्वेस्टमेंट प्लान्स में, ना कि प्योर टर्म प्लान्स में, इसलिए एलआईसी के मार्जिन्स भी कम है। तो अब एलआईसी ना इसके कारण सफर कर रहा है एज अ कंपनी। पहला, रेवेन्यू ग्रोथ इंडस्ट्री से स्लो है। दूसरा, मार्जिन्स कम है क्योंकि फोकस है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पे, ना कि प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स में। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पे फोकस होने का एक और कारण है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ना, उसको कमीशन किस चीज पे होता है? प्रीमियम पे होता है। और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में हालांकि एलआईसी को मार्जिन कम है लेकिन प्रीमियम ज्यादा मिलता है, क्योंकि पैसा आपको वापस भी करना है तो प्रीमियम ज्यादा होता है। फिर उस पर आप 2, 4, 5, 6% का रिटर्न देके उस पैसे को वापस करते हो। तो क्योंकि प्रीमियम ज्यादा होता है अपफ्रंट, और आप कस्टमर से ये बोल के ले रहे हो कि पैसा वापस भी तो मिलेगा आपको, ये पैसा डूब नहीं रहा है, तो वो भी ज्यादा प्रीमियम देने को रेडी हो जाता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको कमीशन मिलता है प्रीमियम का एक परसेंटेज, तो वो चाहते हैं कि प्रीमियम ज्यादा हो ताकि हमारा परसेंटेज ज्यादा बने। तो ऐसे में ना एलआईसी के पास प्रॉफिट कमाने का ज्यादा स्कोप नहीं बनता, क्योंकि एक तो पहले ही आप कस्टमर को महंगे मंथली प्रीमियम वाला प्रोडक्ट दे रहे हो, एजेंट्स को भी आपको कमीशन देना पड़ रहा है, तो आपके लिए बचेगा क्या? वहीं प्योर टर्म प्लान में ना, क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट ही छोटा होता है, तो एजेंट को भी वो दे सकते हैं और कंपनी भी प्रॉफिटेबल हो सकती है। लेकिन एलआईसी अपने स्ट्रक्चर के कारण आज उस पर फोकस नहीं कर पा रही है, जिसके कारण ग्रोथ में प्रॉब्लम है। अब एक मेजर प्रॉब्लम और है, और ये ना मेरे को सबसे बड़ा कंसर्न लगता है एलआईसी में, कि ना आज तक एलआईसी 100%, अगर आप उनका ओनरशिप देखोगे डीआरएचपी में, तो 100% ओनरशिप थी गवर्नमेंट की। वहां आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिखेगा उनके डीआरएचपी में। यानी गवर्नमेंट को अगर मान लो एलआईसी ने अच्छा निवेश नहीं किया और उस साल रिटर्न कम है, वो उन्होंने सोचा था कि 4% आएगा, लेकिन ज्यादातर प्लान्स में जो मनी बैक थे या इन्वेस्टमेंट प्लान्स थे उसमें 2% का रिटर्न आया। तो क्योंकि पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, ठीक है इस साल जो प्रॉफिट्स का हिस्सा है ना उसमें से हमको कुछ नहीं चाहिए, पूरा एज बोनस पॉलिसी होल्डर्स को दे दो, उनका रिटर्न बढ़ा दो। क्योंकि गवर्नमेंट को खुद वो एक साल जाने दे सकता है प्रॉफिट, लेकिन पॉलिसी होल्डर्स खुश होने चाहिए, तभी रिन्यूअल्स होंगे और नई पॉलिसी बिकेगी। तो गवर्नमेंट अपना प्रॉफिट छोड़ के सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं थी कंपनी के पास। जिसका क्या मतलब है, अगर किसी कंपनी में आप मुनाफा रखोगे ही नहीं, बचाओगे ही नहीं, कुछ सेविंग्स रखोगे ही नहीं, तो आपका बैंक बैलेंस या आपकी नेटवर्थ कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। वही प्रॉब्लम थी आज तक एलआईसी में। लेकिन अब उनको आईपीओ लाना है, आईपीओ लाना है यानी हम और आप इस कंपनी के ओनर बनेंगे। और ऐसे में अगर हमको दिखे कि कंपनी ने 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और पूरा पॉलिसी होल्डर्स को दे दिया, मेरे शेयर के अगेंस्ट कोई पैसा है ही नहीं, मेरे शेयर की बुक वैल्यू है ही नहीं, तो मैं रिवोल्ट करूंगा, मुझे पसंद नहीं आएगा, मार्केट में शेयर की पिटाई होगी। तो पिछले साल ना एलआईसी ने ये चेंज किया, अब वो पहले से थोड़ा ज्यादा हिस्सा शेयर होल्डर्स के लिए रखने वाली है प्रॉफिट में से। अब इससे आप शेयर होल्डर को तो खुश कर दोगे, लेकिन इसका क्या मतलब है कि पॉलिसी होल्डर्स के रिटर्न्स कम होंगे, क्योंकि उनको जो आप पहले ज्यादा पैसे दे रहे थे एज बोनस, अब कम दोगे, उसमें से कुछ हिस्सा ना आप शेयर होल्डर को दोगे। यानी उनको जो आपने रिटर्न्स वाले प्लान्स दिए हैं उनके रिटर्न कम होंगे। और एलआईसी ज्यादातर तो ये रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ही बेचती है, जिसमें अब रिटर्न कम होने वाले हैं। मतलब अब पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पे पॉलिसी बेचना मुश्किल होने वाला है। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अब पहले जितना अच्छा नहीं होगा, तो ऑलरेडी आपकी रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रही है, ऊपर से अब रिटर्न्स भी कम हो जाएंगे, तो आप अपनी पॉलिसीज को पहले से ज्यादा बेचोगे कैसे? मार्केट शेयर जो कम हो रहा है उसको रिटेन करोगे कैसे? ये एक मेजर इशू है और बहुत ही बड़ा कंफ्लिक्ट है कि किसका कितना ध्यान रखें। शेयर होल्डर का ध्यान रखें तो पॉलिसी होल्डर नाराज, पॉलिसी होल्डर का ध्यान रखें तो शेयर होल्डर नाराज। बड़ी दुविधा है। अभी तक की समरी ये है कि एलआईसी एक बिजनेस है जिसके रेवेन्यूज इंडस्ट्री से स्लो ग्रोथ कर रहे हैं, जिसके कारण वो मार्केट शेयर लूज कर रहा है, जिसका मार्जिन ऑलरेडी सबसे खराब है, और जो अब शायद पॉलिसी होल्डर्स को प्रॉफिट देना कम करेगा, जिससे पॉलिसी बेचना एजेंट्स के लिए और मुश्किल होने वाला है। पांचवा, ऑनलाइन उनको फुल फ्लेजेड घुसने में हमेशा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जो उनका आज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको ऐसा लगेगा कि मेहनत से खड़ा किया हमने और आज हमको हमारा ड्यू नहीं मिल रहा। तो ये सारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। एक चीज अच्छी है, लेकिन जो अच्छी है ना उस पर हमको ध्यान देना है कि गवर्नमेंट ने ना बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली, बहुत महंगा इसे प्राइस नहीं किया है। तो इंश्योरेंस कंपनी को एक जो इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जिससे वैल्यू किया जाता है वो है एम्बेडेड वैल्यू। एम्बेडेड वैल्यू को अगर मैं एकदम सिंपली बोलूं तो ये ना एक अंदाजा होता है कि फ्यूचर में जो प्रीमियम्स आने वाले हैं उससे कंपनी को कितना प्रॉफिट होने वाला है, उसको अगर मैं डिस्काउंट करूं और उसके बेसिस पे आज उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, एक्चुअली उस कंपनी की वैल्यू क्या है,
इसको निकाला जाता है, टू पुट इट सिंपली। अब इसका फॉर्मूला जानना, बहुत डिटेल में जाना जरूरी नहीं है, लेकिन हमें यह समझना है कि एम्बेडेड वैल्यू से हमें यह पता चलता है कि कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू के मुकाबले ये हमको कितने मल्टीपल पे मिल रहा है। तो LIC का IPO आपको ऑलमोस्ट एम्बेडेड वैल्यू पे मिल रहा है, यानी जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है एज पर द एम्बेडेड वैल्यू कंसेप्ट, लगभग उसी दाम पे मिल रहा है। वहीं कई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज 2 टाइम्स एम्बेडेड वैल्यू, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स एम्बेडेड वैल्यू भी मिलती है। यानी हम ये मान सकते हैं कि ठीक है, क्वालिटी वाइज हो सकता है कोई प्राइवेट कंपनी का फ्यूचर बेटर हो, उसके मार्जिन्स बेटर हो, रेवेन्यू ग्रोथ बेटर हो, मार्केट शेयर वो ले पा रही हो, लेकिन उस कारण उसको इतना प्रीमियम भी मिल रहा है। और गवर्नमेंट ने एक स्मार्ट चीज की है कि ठीक है, LIC इन चीजों में बेस्ट नहीं है, इसलिए हम बेस्ट वाला प्राइस भी नहीं मांग रहे। तो जैसे हम एक 5 लाख की कार को एक 50 लाख की कार से कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अपनी अपने सेगमेंट में शायद बेस्ट हो, वैसे ही LIC जो बेस्ट इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में से कुछ है, उनसे 3-4 गुनी सस्ती प्रेजेंट वैल्यूएशन में मिल रही है, तो हमें उन्हें उससे कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। तो वैल्यूएशन गवर्नमेंट ने स्मार्टली डिसाइड की है एंड दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। लेकिन अब आपको डिसाइड करना है कि एक तरफ जहां गवर्नमेंट ने अपना लालच रोका और ऐसा नहीं किया कि बहुत एग्रेसिवली प्राइस किया, वहीं दूसरी तरफ यही गवर्नमेंट कई बार ना इंटरफेयर करके LIC को और खराब कर सकती है। जैसे IDBI में प्रॉब्लम आई तो गवर्नमेंट ने LIC को बोला कि इसको बचाओ। अब LIC उसमें पैसा क्यों लगाए जो एक बैंक अच्छे से नहीं चल रहा? एज शेयर होल्डर मैं नहीं चाहता कि मेरी इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक को बचाने के लिए उसमें पैसा लगाए। अगेन एज अ पॉलिसी डिसीजन, देश की स्टेबिलिटी के लिए शायद वो जरूरी होगा कि IDBI को बचाओ और LIC के पास पैसे थे, लेकिन एज अ शेयर होल्डर मेरे लिए ये अच्छा नहीं है। जैसे कुछ समय पहले येस बैंक को बचाया SBI ने, तो कई बार ना गवर्नमेंट कंपनीज के थ्रू गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और कंपनी के पैसे से ब्रॉडर पब्लिक डिसीजंस लेती है। ब्रॉडर पब्लिक डिसीजंस अगर टैक्स पेयर के पैसे से हो, एज अ शेयर होल्डर मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उस कंपनी के पैसे से आप ब्रॉडर पब्लिक वेलफेयर करो तो एज अ शेयर होल्डर मुझे प्रॉब्लम होता है। तो एज शेयर होल्डर ये मेरे लिए सही नहीं है। और LIC में ना एक ये रिस्क हमेशा होता है। तो गवर्नमेंट का एक प्रो है, प्राइसिंग बहुत अच्छी की है, एक कॉन है कि ये इंटरफियरेंस ना कभी कभी नेगेटिव होता है, कभी कभी पॉजिटिव होता है। लेकिन ऑनेस्टली प्राइसिंग अच्छी है, प्राइसिंग गवर्नमेंट ग्रीडी नहीं हुई, थोड़ा बहुत और भी प्राइस कर देती, थोड़ा और महंगा भी ले आती तो कोई बहुत ज्यादा उसके खिलाफ कुछ होना नहीं था। तो गुड डिसीजन, टेबल पे लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए उन्होंने कुछ छोड़ा है। हैविंग सेड दैट, क्या मैं इस पे अप्लाई करने वाला हूं इस IPO में शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए? तो जैसा मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया कि मैं LIC के फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं कि यहां से वो बेहतर हो सकते हैं। LIC इज अ गुड, स्टेबल, सेफ कंपनी, लेकिन मैं ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करता हूं जो यहां से बेहतर हो सके, यहां से स्ट्रॉन्गर हो सके। वो LIC हो सकती है, मुझे नहीं लगता, इसलिए इन द लॉन्ग रन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। इन द शॉर्ट रन लिस्टिंग गेन्स, तो अब हिस्ट्री ये बताती है कि जो बहुत बड़े बड़े IPOs आए ना, अभी रिसेंटली चाहे पेटीएम, बहुत बड़े बड़े जो IPOs आए हैं, उनमें रिटर्न्स लिस्टिंग डे के दिन बहुत अच्छे नहीं मिलते, क्योंकि ऑलरेडी वो इतनी लिक्विडिटी मार्केट से उठा लेते हैं, इतनी लिक्विडिटी सक कर लेते हैं कि कुछ बचता नहीं है। लिस्टिंग के बाद बहुत सारे खरीदने वाले लोग बचते नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो खरीदना चाहते हैं, क्योंकि शेयर्स इतने सारे आ रहे हैं, उनमें से 60-70% को भी अगर शेयर मिल गए तो लिस्टिंग डे पे खरीदेगा कौन, वो प्राइस को बढ़ाएगा कौन? तो इतने बड़े IPOs की हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं रही है। बट अगेन, मैं कोई लिस्टिंग गेन एक्सपर्ट नहीं हूं, मैंने ज्यादा IPO में इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो लिस्टिंग गेन्स पे ज्यादा ध्यान नहीं है। बस एक छोटा सा लॉजिक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो